गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पंजाब और सिखों का इतिहास जो ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो वॉल्यूम 1 में भाग 1 में जो हमने लिया है वो रणजीत सिंह से पहले का एपिसोड लिया है। रणजीत सिंह से पहले यानी 18वीं शताब्दी में सिखों का किस तरह से एक पॉलिटिकल पावर के रूप में, मिलिट्री पावर के रूप में उद्भव विकास होता है, मिसलें किस तरह से डेवलप होती हैं और किस तरह से एक यूनिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, इसका जो बैकग्राउंड है उसकी चर्चा हमने की है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में है। किस तरह से रणजीत सिंह का उत्थान होता है, किस तरह से रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब को एकीकृत करने की बात की और किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया स्टेट को, और खास करके जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के सामने एक मजबूत शासन, सुदृढ़ शासन, एक मजबूत राज्य सामने खड़ा किया। और इसी कारण से बाद में हम देखते हैं कि एक जब अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध होने की बात आती है तो आसानी से सिखों को पराजित करना अंग्रेजों के लिए भी एक चैलेंज था। तो वन बाय वन हम इसी बिंदु को लेते हैं कि किस तरह से ये रणजीत सिंह कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते हैं और कैसे इनका विकास क्रम होता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुकर चकिया मिसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसल थी और जिसके नेता कौन थे? जिसके नेता थे चड़त सिंह। और इसमें एक बात ये थी, मैंने आपको ये भी कहा था कि किस तरह से जो ये सुकर चकिया मिसल थी ये गुजरानवाला के एरिया और उसके आसपास में थी और चड़त सिंह इसके संस्थापक थे। उसके उपरांत महासिंह, इसको पूरा नाम मैं लिख देता हूं, महासिंह, ये इनके पुत्र थे, ये उत्तराधिकारी बने और उसके उपरांत रणजीत सिंह का नंबर आता है। ये सुकर चकिया मिसल के नेता बने। 18वीं शताब्दी में जिस तरह से सिखों का विकास हुआ था उसके अंतिम चरण में, उसके अंतिम दशक में रणजीत सिंह का विकास होना शुरू होता है। कान्हे मिसल के साथ इनका वैवाहिक संबंध हुआ और उनका नाम था मेहताब कौर। मेहताब कौर रणजीत सिंह जी के इनके साथ वैवाहिक संबंध बने कान्हे मिसल से, और ये मेहताब कौर हैं। इन्हीं से इनको शेर सिंह जी की प्राप्ति हुई थी, जो कि मुगल, या यूँ कहें कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बनते हैं, तीसरे उत्तराधिकारी बनते हैं। तो यहाँ पर इनके वैवाहिक संबंध होने शुरू होते हैं। तो मैंने बताया था कि इनका तरीका क्या है, कैसे कर रहे हैं। एक तो सीधे युद्ध के द्वारा, सीधे युद्ध। दूसरा इन्होंने क्या किया, विवाह किए, वैवाहिक संबंधों के द्वारा, इनके द्वारा काफी सारे विवाह, पॉलिटिकल मैरिज टाइप की इन्होंने की थी। और तीसरा इन्होंने फ्रेंडली अलायंस बनाए, फ्रेंडली अलायंस बनाए। इस तरह से इन्होंने सिखों को जोड़ने की कोशिश की। अब बात आती है कि मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं ये कि एक जो चीज है उसको मैं डिस्कस करूं यहां पे वन बाय वन। ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने मैप है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हिंदुस्तान का, भारत का, इसमें मराठे हैं, मराठे, और अपर पार्ट में मुगल हैं। मेनली लीडरशिप या यूं कहें कि प्रभाव तो औपचारिक रूप से मुगलों का ही है। इस कारण से मैंने आपको बताया था कि पंजाब में मुगल गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अफगानों का प्रभाव बढ़ा, पंजाब एक युद्ध क्षेत्र बना रहा सदैव। इसलिए यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ करते थे। तो चाहे वो अहमद शाह अब्दाली कर रहे हैं, चाहे जमान शाह के अटैक हो रहे हैं, चाहे किसी और के हो रहे हैं। इस कारण से पंजाब में
निसंदेह एक जो संघर्ष की प्रक्रिया थी यहाँ के लोगों में वो डेवलप हुई, जिसने उनको मिलिट्री, एक तरह से मिलिट्री पावर के रूप में डेवलप किया। अब यहाँ एक बात और आती है कि जब रणजीत सिंह ने अपने को इस तरह से डेवलप किया और जब अफगानिस्तान की तरफ से ये अटैक हो रहे थे तो एक बात आई कि जमान शाह, ये बेसिकली जमान शाह, ये अहमद शाह अब्दाली का ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन। और इस ग्रैंडसन ने 2 बार क्या 3-4 बार अटैक किया था। 70, 97, 98 में भी इन्होंने अटैक किया। और इस अटैक के दौरान पंजाब में चिनाव नदी में इनकी तोपें गिर गई थी। जब पंजाब की इक्वेशन बदलने लगी और रणजीत सिंह एक पावरफुल लीडर के रूप में डेवलप होने लगते हैं तो जमान शाह ने कोशिश ये की कि सिखों को अपने पक्ष में रखा जाए, क्योंकि अफगानों के लिए एक बड़ी समस्या ये होती थी, अगर हम वहां की राजनीति का अध्ययन करते हैं तो वहां सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि जमान शाह यानी अफगानिस्तान में खुद का सिविल वॉर चलता रहता था, खुद यहां सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता था और भाइयों के बीच में विवाद चलता रहता था। इसलिए यहां ये अपनी स्थिति सुदृढ़ रखना चाहते थे, तो कोशिश ये की गई कि रणजीत सिंह के साथ अच्छे संबंध रखे जाएं और इसी के अंतर्गत इनको सूबेदार और राजा का टाइटल मिला। अब इस बीच हुआ यह है कि अंग्रेज एक साइड, इधर अंग्रेज आ गए हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उनका उत्कर्ष हो चुका था। 1764 के बाद उन्होंने बक्सर जीत लिया। 1802 तक और 6 तक के बीच में उन्होंने मराठों को पराजित कर दिया, मैसूर पराजित हो गया। तो यानी वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर बन चुके थे। ऐसी स्थिति में अब उनका निशाना रणजीत सिंह यानी पंजाब की तरफ था। इस बीच एक इंपॉर्टेंट बात आती है, उस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है। हुआ यूं कि 1807 में, अब घटनाक्रम यहां देखने के लिए हमको यूरोप जाना पड़ेगा। जो रूस और फ्रांस का नेपोलियन है, इनके बीच में एक संधि होती है, नाम है टिलसिट की संधि। दोनों के बीच टिलसिट की संधि होती है, यानी नेपोलियन के बीच में और जार अलेक्जेंडर ऑफ रशिया। और इसमें कहीं छुपी हुई शर्त यह थी कि ये नेपोलियन जो है वो भारत पर अटैक करेगा, भारत पर अटैक करेगा। ये कलकत्ता है। आप देखिए दूरी बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को इस समय एक फ्रेंच फोबिया सताता था। फ्रेंच फोबिया, या यूं कहें कि एक नेपोलियन का फोबिया इनके दिमाग में चलता था। इसलिए इन्होंने बोला अब क्या किया जाए। तो इनके बीच में जो जो राज्य थे, उन राज्यों के साथ क्या कोई दोस्ती हो सकती है या उनको किस तरह से कोई बफर स्टेट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो आप देखिए ये वाला इलाका तो सिंध था, सिंध, ये वाला इलाका पंजाब, ये वाला इलाका अफगानिस्तान, ईरान, पर्शिया, बाकी इलाकों तक रूस का प्रभाव था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि इन राज्यों को कैसे अपने पक्ष में लिया जाए। अगर कभी माना नेपोलियन ने लैंड रूट से अटैक किया, सी से उसके अटैक करने की संभावना नहीं थी, क्योंकि इजिप्ट के पूरे एक्सपीडिशन के दौरान नेपोलियन ने खुद भी ये मन बना लिया था कि अब ब्रिटिशर्स के साथ हम युद्ध नहीं कर सकते सी में, लेकिन लैंड का वो शेर था।
अब अंग्रेजों ने क्या किया, चालाकी ये की कि अपने प्रतिनिधि इन्होंने 4 जगह भेजे, 1 2 3 4। उनको लगता था कि ऐसे में किसी भी राज्य को अगर हम बफर स्टेट बना दें, बफर स्टेट के रूप में वो राज्य बनाना चाहते थे। तो सबसे नजदीक पड़ रहा था क्या, सबसे नजदीक था रणजीत सिंह और उसके साथ सिंध। तो सिंध के साथ तो इनके मित्रतापूर्ण संबंध थे, व्यापारिक संबंध पहले से चल रहे थे और साथ में मित्रतापूर्ण संबंध तो इनके डेवलप हो ही गए थे। लेकिन अफगानिस्तान के साथ इनका भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, ईरान के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। इस बात को मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये रशिया है और इस रशिया के साथ साथ जब हम देख रहे हैं कि इंडिया, यानी अगर कभी ये इधर आया, ये इस फॉर्मेट में आ सकता है। यानी एक तो पर्शिया क्रॉस होगा, एक अफगानिस्तान क्रॉस होगा, सिंध भी क्रॉस हो सकता है और पंजाब भी क्रॉस हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन था, ऐसा करना बहुत बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन जब ये स्थिति आ गई तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक तरीका दूसरा अपनाएं और रणजीत सिंह के साथ कोई संधि कर लें, रणजीत सिंह के साथ कोई संधि कर लें। तो रणजीत सिंह के साथ संधि करने में क्या हुआ, 1807 से 1809 के बीच में चार्ल्स मेटकाफ ये दिल्ली में इनके अधिकारी थे, ये राजस्थान के साथ संधियां करने के लिए भी महत्वपूर्ण अधिकारी रहे ये। तो चार्ल्स मेटकाफ को ये ऑर्डर मिला, इस समय हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल में गवर्नर जनरल थे और इन्होंने मेटकाफ को यह ऑर्डर दिया कि आप बातचीत करो, किसके साथ, रणजीत सिंह के साथ बातचीत करो। रणजीत सिंह के साथ बातचीत की यह शर्त आई, मेटकाफ ने ये बोला कि देखिए भाई, ये है आपकी सिंध नदी, सतलज नदी है, सतलज, और इसका जो ये वाला पार्ट है, ऊपरी पार्ट है, इस पार्ट में आपकी एक्टिविटीज होती हैं। हम एक शर्त इसमें ये रखते हैं कि इस नदी को हम अपनी एक डिमार्केशन लाइन बना देते हैं और इससे इधर का पार्ट सारा, सिस पार्ट आपके पास रहेगा और ये ट्रांस पार्ट हमारे पास रहेगा। ये दरअसल यहां पर भी था क्या कि यहां पर भी सिख राज्य हुआ करते थे, मिसलें हुआ करती थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग रणजीत सिंह के पक्ष में नहीं थे और इन्होंने अंग्रेजों से बातचीत कर ली। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनकी जो मिसलें थी, ये रणजीत सिंह के जमाने में जितने भी सिखों की पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करती थी, वो सब रणजीत सिंह की लीडरशिप में नहीं रहना चाहते थे और अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इसी चीज का सदैव फायदा उठाया। तो हुआ यूं कि 1807 में तो ये बात असफल रही, 1809 में उन्होंने सशक्त तरीका अपनाया। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है ऑक्टर लोनी, डेविड ऑक्टर लोनी, ये वही व्यक्ति है जो बाद में नेपाल विजय या गोरखा विजय में जो इंपॉर्टेंट आदमी रहा है। राजस्थान का भी जिस व्यक्ति के नाम पर लिंक रहा, यहाँ पे नसीराबाद नाम की जगह है, वो ऑक्टर लोनी से संबंधित है। तो ये एक आर्मी अफसर हुआ करते थे, तो ये पूरी अपनी आर्मी लेके खड़े थे यहाँ, क्योंकि अंबाला में तो अंग्रेजों का कंटोनमेंट था ही था, सेटलमेंट उनका था ही यहाँ पे। तो इधर अंबाला में है, इधर उन्होंने और जगहों पर कुछ जगह डेवलप किया हुआ था,
तो इस तरह से दिल्ली वो जीत चुके थे 1803 में। तो अंततः ये बात हुई कि अमृतसर की संधि कर ली जाए, और संधि का नाम आया अमृतसर की संधि। पच्चीस अप्रैल 1809। डेट मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि डेट एक बार यूपी के पीसीएस के एग्जाम में पूछी हुई है। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई। अंग्रेजों की तरफ से कौन है? चार्ल्स मेटकाफ है। अगर विकल्प में नहीं दिया है तो ऑक्टरलोनी आएगा। कब हुई? एक बार डेट किसी एग्जाम में पूछी है तो ये 1809 में हुई है। 25 राजस्थान में भी पूछी हुई है तो 25 अप्रैल 1809। अब इसमें पहली इंपॉर्टेंट शर्त यही आई कि आप सतलज नदी को सीमा रेखा मानेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रणजीत सिंह की तरफ से आई, उनकी एक शर्त थी कि अगर कभी अफगानों की तरफ से कोई अटैक हुआ, अफगानों की तरफ से कोई अगर अटैक होता है तो आप तटस्थ रहेंगे, एक तटस्थ मतलब न्यूट्रल रहेंगे। ये एक मेन बात आई थी। और सतलज नदी कोई क्रॉस नहीं करेगा। ये सतलज नदी है, ना हम सतलज को क्रॉस करेंगे ना आप सतलज को क्रॉस करेंगे। इसीलिए जब पहला सिख वॉर होता है तो जब सैनिकों ने सतलज क्रॉस कर लिया तो इसको उन्होंने अमृतसर की संधि का उल्लंघन माना। यहां ये बात आती है। अब यहां पर एक बात और थी जिसकी थोड़ी सी चर्चा होनी थी। रणजीत सिंह की दो कैपिटल बनती हैं, एक है लाहौर, ये पॉलिटिकल कैपिटल है, और एक अमृतसर। दरअसल ये राजनीतिक राजधानी है और ये रिलीजियस है। आध्यात्मिक मान लीजिए, रिलीजियस धार्मिक मान लीजिए लाहौर को, क्योंकि दरअसल ये सारी अपने अपनी मिसलें थी। रणजीत सिंह ने दोनों को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन सिख खालसा पंथ में अमृतसर पर अटैक करना अपने आप में विधर्म माना गया था। तो क्योंकि जब अफगान यहां अटैक करते थे तो यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। एक शब्द आता है जिसकी चर्चा हम करते हैं, जो एक बार यूपीएससी में पूछा गया है, घल्लूघारा। घल्लूघारा एक शब्द आता है, यानी एक प्रकार का सामूहिक कत्लेआम। सामूहिक कत्लेआम। सामूहिक कत्लेआम है, और ये एक तो बाबर के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है शब्द। जब बाबर ने आक्रमण किया था हिंदुस्तान पर, पंजाब पर अटैक हुआ था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बुकलेट है, बाबर वाणी। ये भी एक बार पूछी गई है, बाबर वाणी। ये बेसिकली नानक की है, गुरु नानक की है, और इसमें बाबर के अटैक के दौरान पंजाब में किस तरह से मिसबिहेव हुआ उसके बारे में है। तो ये घल्लूघारा इस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। तो अफगानों ने जिस तरह से अटैक किया उसको भी जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे कत्लेआम किया, ये अक्सर यही ऐसा ही करते थे। अफगान भी यही करते थे 18वीं शताब्दी में, और मुगल भी ऐसे ही करते थे कि किसी तरह से सिखों का अस्तित्व मिटा दो, क्योंकि उनको लगता था कि सिख उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। तो अब इस तरह से जब रणजीत सिंह ने इसको लिया तो उनका कहना यह था कि मैं इसका अधिग्रहण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अमृतसर में जाकर बड़ा इंपॉर्टेंट वो एपिसोड आता है, ऐसी बहुत सी बातें आती हैं सामने जो मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। वो जाकर के सिर झुकाते हैं कि मैं तो यहाँ दर्शन करने आया हूँ, मैं यहाँ अटैक करने नहीं आया हूँ। क्योंकि अमृतसर में कोई अटैक करने की, खास करके सिख, तो सोच ही नहीं सकता था।
और ये आपको मालूम है कि अमृतसर की जो नींव है वो मुस्लिम फकीर के माध्यम से डाली गई थी। जमीन अकबर ने दी थी, रामदास जी ने रामदासपुर जगह बनाई, फिर वो अमृतसर के रूप में डेवलप हुआ। तो यहां एक तरह से इसका बेसिस मुस्लिम समुदाय को भी साथ में लेकर चलने का था। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब को देखते हैं तो वहां पर 100 से अधिक संत आते हैं, तो उसमें मुस्लिम संत नहीं है। और हम जानते हैं इस बात को, पंजाबी भाषा के जो फाउंडर हैं वो बाबा फरीद हैं। गुरुमुखी गुरु अंगद ने शुरू की, लेकिन भाषा जिस तरह से डेवलप हुई वो बाबा फरीद ने शुरू की थी। इस तरह से बेसिकली तो ये स्थिति थी, लेकिन इस बात को समझना जो अफगानिस्तान से या अफगान जो आ रहे थे वो इस बात को नहीं समझते थे। इस तरह से रणजीत सिंह जी ने 2 राजधानियां बनाई। अब ये करने के बाद जब अमृतसर की संधि हो गई तो अब एक बात बहुत क्लियर आ गई, वो ये थी कि सतलज के इस पार तो रणजीत सिंह है और इस पार अंग्रेज हैं। इसको बोलते हैं हम सिस फॉर्म और इसको बोलते हैं ट्रांस। नदी के उस पार और नदी के इस पार का एरिया। इसलिए रणजीत सिंह ने देखिए क्या क्या किया। मुल्तान जीता, क्योंकि अब तो ये क्लियर था आपको इसके इस पार के एरिया आप सब उनको आप जीत सकते थे, वहां आप एक्सपीडिशन कर सकते थे। इन्होंने कश्मीर, हिमाचल, गोरखे, क्योंकि हिमाचल तक गोरखे भी आ गए थे, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज 1834 में जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो है पेशावर। इस तरह से रणजीत सिंह का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर यहां पे डेवलप होता है। दरअसल यहां एक बात आती है, जब अभी मैंने आपको बताया था अमृतसर की संधि जो होती है 1805 में, 1803 से लेकर 1806 के बीच में अंग्रेजों का मराठों के साथ युद्ध चल रहा था। जब होलकर के साथ युद्ध हो रहा था तो होलकर अपनी सेना के साथ इस इलाके में आता है, पंजाब के इलाके में, और रणजीत सिंह से क्योंकि उनकी पुरानी दोस्ती थी, कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी दोनों के बीच में, तो इन्होंने इनसे मदद मांगी। अगर रणजीत सिंह उस जमाने में समर्थन कर देता तो शायद है कि उस समय पिक्चर कुछ और हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त होलकर की स्थिति भी बड़ी साउंड थी। लेकिन क्योंकि मराठे और जगह हार रहे थे, दूसरे मराठा सेनापति हार रहे थे, इसलिए ये अकेले पड़ गए थे होलकर, और यहां रणजीत सिंह ने उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि रणजीत सिंह अंग्रेजों से सीधा युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये उनकी दूरदर्शिता भी रही, डिप्लोमेसी भी रही, और आगे आने वाले समय के लिए कमी भी रही। ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं। तो ये होने के बाद अब 1834 तक इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। और एक बात आगे ये आती है, जब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया तो 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि होती है। ट्रिपटाइट ट्रीटी। त्रिपक्षीय संधि कौन कौन है इसमें? शाह सुजा, ये कौन है? अफगानिस्तान का अमीर था। ये अफगानिस्तान का अमीर था, लेकिन ये रणजीत सिंह के साथ मिल गया था, और ये वही व्यक्ति है जिसे कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। ये बड़ी फेमस कहानी है कि किस तरह से इस व्यक्ति को कश्मीर से इन्होंने आज़ाद करवाया, और उस दौरान शाह शुजा ने जो कोहिनूर हीरा था वो रणजीत सिंह को दे दिया। कोहिनूर हीरे की कहानी बड़ी लंबी है, किस तरह से मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये साउथ से कुलकुंडा की खानों से उत्तर भारत में आता है, दिल्ली आता है, और किस तरह से फिर इसको मुग़ल बादशाहों के पास आया। और मुग़ल बादशाहों से खास करके हम जब नादिर शाह की बात करते हैं, नादिर शाह इसको 1739 में ईरान ले गया मुग़ल बादशाहों से छीन करके, और नादिर शाह से ये
अब्दाली के पास आ गया और ये अब्दाली के वंशज हैं। तो शाह शुजा, पहला व्यक्ति कौन? शाह शुजा। दूसरा व्यक्ति जो है रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह। और तीसरा व्यक्ति जो है अंग्रेज हैं। ये बेसिकली हो क्यों रहा है, ये संधि क्यों करवाई जा रही है, इस बात को भी हम अच्छी तरह समझ लें कि संधि का औचित्य क्या है। संधि इसलिए करवाई जा रही है कि अफगान वॉर होना है, अफगान युद्ध। अफगान युद्ध की पृष्ठभूमि है ये। 1839 से लेके 42 के बीच में अफगान वॉर हुआ। अफगान वॉर हुआ और इस अफगान वॉर में अंग्रेज ये चाहते थे कि आने वाले समय में अफगानिस्तान को वो अपना एक बफर स्टेट बना लें। तो बफर स्टेट कैसे बना सकते थे? ये जो शाह शुजा था कुछ टाइम रणजीत सिंह के पास रहा, रणजीत सिंह के साथ रहा और बाद में अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर शाह शुजा को हम काबुल का अमीर बना दें, फिर से काबुल में इसको स्थापित कर दें, तो हमारे पास एक पपेट रूलर हमको मिल जाएगा और इसको हम बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यह अंग्रेजों की सोच थी। अब क्योंकि पंजाब बीच में आ रहा है, इसलिए रणजीत सिंह को बीच में लाना जरूरी था। तो इसलिए यह एक त्रिपक्षीय संधि थी और इसमें रणजीत सिंह ने हालांकि ये बोला था कि उनकी जो मेन आर्मी है वो पंजाब से होकर नहीं जाएगी अंग्रेजों की आर्मी, ये शर्त रखी थी। लेकिन 1839 में रणजीत सिंह को पैरालिसिस हो गया, पक्षाघात हो गया और रणजीत सिंह की डेथ हो गई। इस बीच अब जरा हम फौज खालसा और इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ। सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, सरकार। तो इनकी सरकार का नाम ही रखा गया सरकार ए खालसा। सरकार ए खालसा। अब सरकार ए खालसा यानी कि पूरा साम्राज्य है और इसका इन्होंने प्रांत या सूबा बनाया। जैसे हम मुगलों में देखते थे कि वहां सूबेदार होता था, तो यहां पर नाजिम हुआ करता था। एक्चुअली इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या चीजें थी देखिए। मुगल इंपैक्ट था, प्लस पंजाब का लोकल इंपैक्ट था, प्लस कुछ यूरोपीय इंपैक्ट था। अब ये यूरोपीय इंपैक्ट समझने के लिए थोड़ा सा हम देखें कि रणजीत सिंह ने बहुत ही उल्लेखनीय काम ये किया। ये काम हमारे पास भारत के इतिहास में 3-4 लोगों ने किया है। एक तो होलकर्स ने किया, यशवंतराव होलकर, एक सिंधिया ने किया, महाजी सिंधिया, एक रणजीत सिंह ने किया और थोड़ा सा काम ये टीपू ने किया था। काम क्या था कि अपनी सेना का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, सेना की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग उसको देने के लिए उसने 4 फ्रांसीसी ऑफिसर उनकी सर्विसेज ली। अब ये 4 फ्रांसीसी ऑफिसर जरा उनको हम ध्यान से देखें कि ये 4 फ्रांसीसी ऑफिसर थे कौन कौन से। एक तो 1 by 1 जब हम इनकी बात करते हैं तो ये ऑफिसर इस रूप में आते हैं कि एक तो आता है एलार्ड, ऐसा नहीं था कि सारे फ्रांसीसी थे, बल्कि कुछ और लोग भी आते थे और फ्रांसीसी भी थे, इटालियन भी थे। तो आया एलार्ड, ये मूल रूप से था फ्रेंच। उसके उपरांत दूसरा नाम आता है अबीटेबल।
अविटेबल। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा ही यूपीएससी में आया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दूसरा नाम आया अविटेबल, ये इटालियन था, इटालियन। उसके बाद तीसरा नाम आता है ऑगस्ट कोट, ऑगस्ट कोट, अगेन ये फिर फ्रेंच था, ऑगस्ट कोट। उसके बाद चौथा नाम आता है वेंचुरा, वेंचुरा, ये इटालियन था। अब आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे कैसा ही आएगा। एलार्ड, अविटेबल, ऑगस्ट कोट और वेंचुरा, इन सब ने मिलिट्री को, जो खालसा फौज है, इस खालसा फौज को यूरोपीय पैटर्न में ट्रेन किया। ये यूरोपीय पैटर्न क्या होता था, थोड़ा सा इस बात की चर्चा जरा सा कर लें हम। ये भारत का इतिहास इस बात का गवाह है। बहुत जगह जब हम देखते हैं, तो चाहे वो सिकंदर का ज़माना देखते हैं, चाहे वो बाबर की बात करते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों का ज़माना आया, अक्सर क्या होता था कि जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है, यूरोपियन आया चाहे बाबर आया, सब बोलते थे कि इंडियंस के पास 1 लाख की सेना थी और हमारे पास 10,000 थी, लेकिन वो फिर भी जीत गए। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि एक तो बात ही आती है कि ये लोग मोर ऑर्गेनाइज्ड थे। ऐसा नहीं है कि भारत में लड़ाके नहीं हैं, भारत में आइडियल लड़ाके नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताकत की कमी थी, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन ये मोर ऑर्गेनाइज्ड हैं और टैक्टिकल हैं। इसको बोलते हैं व्यू, युद्ध की व्यू रचना का विशेषज्ञ। कहां युद्ध लड़ा जाएगा, कैसे युद्ध लड़ा जाएगा। और उसके बाद खास करके जब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, तो एक्चुअली यूरोप में 2 पॉलिटिकल पावर ऐसी थी जिन्होंने सेना का विकास बहुत बेहतरीन ढंग से किया था। एक अंग्रेज थे, दूसरे फ्रांसीसी थे। यही कारण रहा कि 19वीं शताब्दी में दुनिया के अधिकांश भागों में यूरोपियंस, खास करके फ्रांसीसी और इंग्लिश, इनकी सत्ता स्थापित हुई। इसकी चर्चा अलग से कभी करेंगे। तो आर्मी को उन्होंने प्रॉपरली ट्रेन किया, यानी खालसा फौज जो है, खालसा फौज उनकी बराबरी पे आ गई, एक तरह से अंग्रेजों की बराबरी पे। तो दोनों जगह उनको प्रशासन में भी और सैन्य सेवाओं में भी, सैन्य दृष्टि से भी जो खालसा फौज थी वो बहुत ताकतवर हो गई। इससे लड़ना, इसको हराना इतना आसान नहीं था। इसलिए यहाँ पर ये बात तो सच है, रणजीत सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अपने ही जीवन काल में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। नो डाउट वो एक तरह के पॉलिटिकल और मिलिट्री एंटरप्रेन्योरशिप वाले व्यक्ति थे, ठीक वैसे ही जैसे हैदर अली एक मिस्र से निकला हुआ व्यक्ति और एक महाराजा के रूप में कैसे रूपांतरित होता है, ये सब हम इनके पूरे इतिहास से देखते हैं। लेकिन कमी कहां पर आ रही है? इतनी बड़ी सेना, इतना सब कुछ, एक तो इनका कोई उत्तराधिकारी कोई इनका ठीक नहीं निकला। उत्तराधिकारी, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। 4 उत्तराधिकारी आते हैं हर 4.5 साल, तो इसलिए एक खालीपन है। इतना बड़ा व्यक्तित्व और उसके बाद जो है खालीपन है। फौज इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत सेना है, लेकिन नेतृत्व तो नहीं है। नेतृत्व तो इसलिए नहीं है, जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, इनके जो इंपॉर्टेंट आदमी पहले के थे, जैसे मैं आपको बताऊं हरि सिंह नलवा,
ये इनके इंपॉर्टेंट आदमी हैं, जरा इनका ध्यान रखिएगा आप। हरि सिंह नलवा, दीवान मोहकम चंद, ये दीवान मोहकम चंद की खास बात क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया, ये वॉरफेयर का स्पेशलिस्ट व्यक्ति था, रणनीतिकार था दीवान मोहकम चंद। इसके अलावा इनके जो खुद के दीवान थे लखपत राय, इनके साथ जो हम ये कहें कि इनके साथ जो टीम थी, टीम बहुत बेहतरीन थी। ये जो हरि सिंह नलवा हैं, इनकी एक उपाधि थी बाघमार, बाघमार की इनकी उपाधि थी। रणजीत सिंह के जो और ऑफिसर्स हैं, एक बार जरा उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन थे, उनको भी देख लेते हैं। अर्जन सिंह, सरदार अर्जन सिंह, ये उनकी पूरी टीम है। देसा सिंह, फतेह सिंह, इमाम अली, इमाम अली शाह, फतेह सिंह, गौसे खान, गौसे खान, गुलाब सिंह, अमर सिंह, हुकुम सिंह, लेकिन हुआ यूं है कि अधिकांशतः रणजीत सिंह के जो लोग थे, जो इनके इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, वो उसके तुरंत बाद उनकी या उनके जीवन काल में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए रणजीत सिंह के जब उत्तराधिकारी आए तो उनके उत्तराधिकारी कमजोर भी थे और उनको इस रूप में ट्रेन नहीं किया जा सका था, न पॉलिटिकली न मिलिट्री की फॉर्म में। इसलिए रणजीत सिंह के बाद एक खालीपन आ गया और विद इन 5 to 6 years अंग्रेजों से जो युद्ध है वो निश्चित हो गया। और युद्धों की चर्चा हम अगले उसमें करेंगे, अगला वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।